Hello students, welcome to Golden Valley School. I am Shruti Kashyap. Today I am going to start your second topic, the making of nationalism in Europe. In first topic we studied about French Revolution, what is the changes that took place in French Revolution. Now we are going to study making of nationalism in Europe. 18th सेंचुरी में यूरोप जो है वो एक मॉडर्न स्टेट नहीं था, ठीक है। उस वक्त 18th सेंचुरी में मॉडर्न स्टेट ये नहीं था। क्योंकि उस वक्त का जो जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड ये सब एक किंगडम में डिवाइड था, जिस पे एक एम्पायर होता था और वो रूल करता था किंगडम में, और सभी का एक ऑटोनोमस टेरिटरी होता था, मीन्स खुद का टेरिटरी, खुद का इलाका। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़ के अंडर में था, और उसमें बहुत ही कम लोग, मतलब स्मॉल ग्रुप में लोग रहते थे, और उन लोगों का कुछ एक कलेक्टिव आइडेंटिटी भी नहीं था। कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब ये हम आपको एक एग्जांपल देकर समझाते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रिया और हंगरी, इस पर हैब्सबर्ग एम्पायर रूल करता था, और इस ऑस्ट्रिया और हंगरी में बहुत सारा रीजन था, जैसे कि टाइरल, ऑस्ट्रिया, सुडेन्टेलैंड और बोहेमिया। ये सभी पहले कुछ रीज़न था जो आज हम इसे अलग अलग कंट्री के रूप में देखते हैं। ये सब पे भी हैब्सबर्ग एम्पायर का ही रूल चलता था, और वहाँ के जो लोग थे कुछ जर्मन बोलते थे, कुछ इटालियन बोलते थे। तो इससे पता चलता है कि उन लोगों का एक कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं था। आप देख रहे होंगे कि उन लोगों का आइडेंटिटी कॉमन था नहीं, डाइवर्सिफिकेशन था। तो उन लोगों के माइंड में ये नेशनलिज्म का आइडिया आया कहाँ से? क्योंकि सभी अपोज करने लगे थे कॉलोनियल गवर्नमेंट को, सभी को डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए था, ये मोनार्की सिस्टम नहीं चाहिए था। इसलिए सब एकजुट होकर आवाज़ उठाए और एक नेशन स्टेट में चेंज करने के लिए यूरोप को आगे बढ़े। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का। सेकेंड टॉपिक है एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब ये एरिस्टोक्रेसी क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। एरिस्टोक्रेसी मीन्स राजाशाही फैमिली। राजाशाही फैमिली मीन्स जो राजा का परिवार होता है, उसका रिलेशन, रिश्तेदार, ये सब। जो एरिस्टोक्रेसी होते हैं वो रिच लैंडेड होते हैं, मीन्स उन लोगों के पास ज़मीन का कमी नहीं होता। उन लोगों के पास बहुत ज़मीन होता है, जिस पर थर्ड क्लास, जो कि हम बताए थे आपको पहले, जो आप पहले पढ़े होंगे 9th क्लास में, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट के बारे में, जिसमें थर्ड स्टेट कॉमन पीपल होता है और वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के अंडर में वर्क करता था। वही उन लोगों के लैंड पर पेजेंट्स लोग वर्क करते थे। वे लोग का लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज था, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि हाई सोसाइटी में फ्रेंच लैंग्वेज ही बोला जाता है। उन लोगों का फैमिली मैरिज से कनेक्टेड था, मीन्स एरिस्टोक्रेसी, राजाशाही फैमिली का राजाशाही फैमिली में ही शादी होता था। बट उन लोगों का पॉपुलेशन, एरिस्टोक्रेसी का पॉपुलेशन बहुत ही कम था, मिडिल क्लास और थर्ड स्टेट के मुताबिक। यूरोप के वेस्ट में जो भी लैंड था उसमें कल्टीवेशन, फार्मिंग, ये स्मॉल ऑनर्स या फिर टेनेंट्स करते थे। लेकिन ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो भी लैंड होल्डिंग था वो सब सर्फ्स के द्वारा किया जाता था कल्टीवेशन। ये सर्फ्स कौन था? मीन्स बंधुआ मजदूरी, सर्फडम, जो हम 9th क्लास में आप पढ़े होंगे पहले। लेकिन वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का धीरे धीरे ग्रोथ होता जा रहा था, जिसके कारण ट्रेड और भी ज़्यादा बढ़ रहा था टाउन में या फिर कंट्री साइड। कॉमर्शियल क्लासेस का इमर्जेंस हो रहा था, मीन्स जो भी मिडिल क्लास से बिलोंग करता था वो इंडस्ट्रीज़ में काम करता था, जिससे उन लोगों का मनी डबल हो रहा था। और इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरीज में स्टार्ट हुआ था, लेकिन फ्रांस में पार्ट ऑफ जर्मन स्टेट इट ऑकर्ड ओनली ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। इंडस्ट्रियलाइजेशन का ग्रोथ होने के कारण यूरोप में एक नया ग्रुप सामने आ रहा था, वो था मिडिल क्लास। वो बिजनेसमैन, और वो एक सोशल ग्रुप था जिसमें बिजनेसमैन, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन था, प्रोफेशनल लोग था। ये लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, एडुकेटेड बना रहा था। सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में ये मिडिल क्लास का ग्रुप बहुत ही स्मॉल नंबर में था 19th सेंचुरी तक।
ये मिडिल क्लास एडुकेटेड था और आज खुले माइंड का था, जिससे इन लोगों से ही नेशनल यूनिटी आया और ये एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को एबॉलिश करने का सोचा। क्योंकि वो एडुकेटेड हो चुका था, इसीलिए उन लोगों को तर्क करना आ गया था कि वो इक्वलिटी बिफोर लॉ के तहत सभी को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए और ये उन्हें मोनार्की सिस्टम नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए था। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो हम देखते हैं ये लिबरलिज्म क्या होता है। लिबरलिज्म लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका लैटिन रूट लिबर जिसका मतलब होता है फ्री। अब फ्री मीन्स फ्रीडम, आज़ादी। तो लिबरलिज्म का सबसे पहला प्रिंसिपल है फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। मीन्स सभी को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इंडिविजुअल को ही सारा हक में दिया जा रहा है कि कानून को गलत साबित करते हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, सभी का बराबर का हक है। सेकेंड पॉइंट है गवर्नमेंट बाय कंसेंट। इसका मीन्स मतलब क्या हुआ कि ये जो गवर्नमेंट है सभी की इच्छा से बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि राजा का सिर्फ इच्छा हुआ और वो गवर्नमेंट बना दिया और पब्लिक जो है उसके विरोध में। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सभी का बराबर का इच्छा को रखते हुए सामने गवर्नमेंट बनना चाहिए। थर्ड पॉइंट प्रिंसिपल इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। तीसरा प्रिंसिपल है कि देश का एक संविधान होना चाहिए और गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंट करे जनता, उनके बिहाफ में जनता चूज़ करे कि मेरे बिहाफ में ये वर्क करेंगे थ्रू पार्लियामेंट। जहाँ पर एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जिसे जनता रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वहाँ जाए और उसके बात को रखा जाए, ऐसा होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज़ एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस। यहाँ ऑटोक्रेसी और क्लरिकल प्रिविलेजेस का मतलब क्या हुआ। ऑटोक्रेसी मीन्स जो भी राजा था और उसका जो ऑटोक्रेटिक पावर था। ऑटोक्रेटिक पावर मतलब राजा जो अपने किंगडम को रूल करता था अपने इच्छा के अनुसार, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन, ना कोई रूल्स और रेगुलेशन। और क्लरिकल प्रिविलेजेस मीन्स जो क्लर्जी जो फर्स्ट स्टेट में इन्वॉल्व थे, जिस पे चर्च का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था और बहुत सारा प्रिविलेजेस एंजॉय करता था, इन सबका एंड करना चाहता था। फिफ्थ पॉइंट इज इनवॉल्युबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसका मीन्स क्या हुआ। मीन्स प्राइवेट प्रॉपर्टी जो पहले क्या था, अगर राजा जिसके पास ऑटोक्रेटिक पावर था वो पहले कोई भी ज़मीन देखता था कि अरे ये अच्छा ज़मीन है और उसे ले लेता था, छीन लेता था। तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखवाना चाहता था। एक ऐसा आइडियोलॉजी था लिबरलिज्म के प्रिंसिपल में। अगर हम लिबरल आइडियोलॉजी को पॉलिटिकल स्फेयर में देखें तो अगर हम आपको पॉइंट 1 2 3 4 जो बताया ये पॉलिटिकल स्फेयर में आएगा। और एक और पॉइंट है इक्वलिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। मीन्स पहले क्या था कि वोटिंग राइट सभी को नहीं था, सिर्फ जो अमीर हैं और वुमेन और जो पुअर मैन हैं उन लोगों को वोटिंग राइट नहीं था। तो अभी के वक्त में हम देखते हैं कि अधिकतर कंट्री में, बहुत सारे कंट्री में, मैं सारी कंट्री का बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे कंट्री में सभी को इक्वल राइट वोट का मिल चुका है। तो एक ये था पॉइंट। अगर हम इसे इकोनॉमिक स्फेयर में लिबरलिज्म आइडियोलॉजी को देखें तो लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम फॉर मार्केट एंड द एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। मीन्स इकोनॉमिक स्फेयर्स में पॉइंट 5 आता है। लिबरलिज्म आइडियोलॉजी ये था कि मार्केट में ट्रेड करने का आज़ादी मिले, कोई भी एबॉलिशन, स्टेट रिस्ट्रिक्शन ना हो, सभी ट्रेड कर सके, कंट्री साइड जाकर गुड्स और कैपिटल का मूवमेंट हो सके ईजिली। During 19th century, this was a strong demand of the emerging middle class. Let us take example of German-speaking region in the first half of 19th century. उस वक्त क्या था कि वेट और मेजर्स में बहुत सारा डिफरेंस होता था, करेंसी में भी बहुत सारा डिफरेंस होता था और नेपोलियन का रोल था कि उन्होंने ये सारे डिफरेंस को हटाना चाहा और यूनिफॉर्मिटी लाना चाहा था। 1834 में पुर्शिया में यूनियन कस्टम यूनियन बना था जिसको ज़ोल्वेरिन भी कहते हैं। ये यूनियन जर्मन स्टेट ने भी ज्वाइन किया था इसको बनाने के लिए और इस यूनियन के मुताबिक ट्रेड बैरियर्स को एबॉलिश करवाना चाहा और ये नंबर ऑफ़ करेंसीज को रिड्यूस किया।
नेटवर्क ऑफ रेलवेज डेवलप किया गया बहुत सारा, और जिससे ट्रेड और भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि ट्रेड बैरियर तो एबॉलिश हो ही चुका था, और इससे नेशनलिज्म और भी ज़्यादा सामने आया, उभरा देश में। थर्ड टॉपिक है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। आफ्टर 1815 मतलब जब नेपोलियन 1815 में हारा था, तो उसके बाद ये कंजर्वेटिज्म क्या, मतलब इसका क्या सोच था, ये कंजर्वेटिज्म है क्या। कंजर्वेटिज्म वो था जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को मानता था। वो मानता था कि जो स्टेट और सोसाइटी का ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी, फैमिली, ये सब प्रिजर्व रहना चाहिए, मीन्स सुरक्षित रहना चाहिए। कंजर्वेटिव्स में चाहते थे कि जो ये ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है ये भी हो, मोनार्की सिस्टम रहे, सब कुछ रहे, चर्च का को सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले फिर से, लेकिन जो अभी जो चेंज आया है मॉडर्न में, यूरोप में, वो भी रहना ज़रूरी है, ये भी, और वो भी दोनों साथ में चले। जब 1815 में नेपोलियन हारते हैं यूरोपियन पावर से, अब ये यूरोपियन पावर में कौन कौन था, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, रसिया और ब्रिटेन, इन लोगों ने मिलकर एक मीटिंग बुलाई वियना में, जहाँ पर इन लोगों ने मीटिंग रखा कि जो भी पहले जो नेपोलियन के आने से पहले जो भी था पावर, उसको फिर से रिस्टोर किया जाए। अब ये कौन कौन सा पावर जो रिस्टोर करने वाले थे वो हम देखेंगे। वियना के कांग्रेस चांसलर जो थे उनका नाम था, ऑस्ट्रिया से थे वो, ऑस्ट्रियन ड्यूक मेटरनिक। उन लोगों ने मिलकर एक ट्रीटी साइन किया, ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि जो भी चेंजेस हुआ था नेपोलियन के आने के बाद, उसको नेपोलियन के आने से पहले जो भी चेंजेस हुआ था उसे फिर से रिस्टोर किया जाए। नेपोलियन का चेंजेस सारा सबको रिमूव करके पहला चेंजेस रिस्टोर किया जाए। तो सबसे पहला चेंज था जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले बर्बन डायनेस्टी जो था उसको फिर से रिस्टोर किया गया, और उस वक्त जो बर्बन डायनेस्टी के किंग थे लुइस 16, लेकिन इस बार किंग बनाया गया था लुइस फिलिप्स को, जो जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। फ्रांस जो नेपोलियन था वो उसने जितना भी टेरिटरीज पे कब्जा किया था पूरे, मतलब आपको तो मालूम ही है, जो नेपोलियन था वो बहुत ही एम्बिशियस था, वो पूरे यूरोप में राज करना चाहता था, इसीलिए वो बहुत सारा ऐसा टेरिटरी था जिस पे उसने कब्जा किया था, लेकिन जो यूरोपियन पावर था उसने फ्रांस से ये सारे टेरिटरीज को छुड़ा लिया। Third point is set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. Means जो भी नेपोलियन जो था वो फ्रांस को एक्सपेंड करना चाहता था और भी ज़्यादा, लेकिन नेपोलियन तो हार चुका था और उसका डेथ हो गया था 1821 में, इसीलिए यूरोपियन पावर्स को डर था कि नेपोलियन की तरफ फिर से कोई पावर ना आ जाए और फ्रांस को एक्सपेंड करने का सोचे, इसीलिए यूरोपियन पावर ने बाउंड्रीज बना दिया, छोटा छोटा स्टेट बना दिया, जिससे फ्रांस एक्सपेंड ना हो पाए फ्यूचर में। फोर्थ पॉइंट इज टेरिटरीज वर गिवन टू पर्शिया, ऑस्ट्रिया एंड रसिया। टेरिटरीज दिया गया जैसे कि पर्शिया को सबसे इम्पॉर्टेंट नया टेरिटरीज दिया गया वेस्टर्न फ्रंटियर का, और ऑस्ट्रिया को कंट्रोल दिया गया नॉर्दर्न इटली का। सभी में टेरिटरीज को डिवाइड कर दिया गया कि सभी इस टेरिटरीज पे ऑस्ट्रिया रूल करेगा, वे ऑस्ट्रिया रूल करेगा नॉर्दर्न इटली पे, और पर्शिया रूल करेगा वेस्टर्न पार्ट पर। 1815 में जो कंजर्वेटिज्म बना था वो बहुत ही ऑटोक्रेटिक था, मतलब वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें क्रिटिसाइज़ करे, कोई उन्हें सुझाव दे कि वो ऐसा करे। वो सेंसरशिप नहीं चाहते थे। सेंसरशिप मीन्स कम्युनिकेशन स्किल में वो अपना कोई भी नाम वगैरह मीडिया में नहीं दिलवाना चाहते थे। द मेमोरी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉनदलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स। सभी को याद था फ्रेंच सिटीजन्स को कि वो एक रिवॉल्यूशन किए थे, तो ये मोनार्की सिस्टम हटा था, तो वो फिर से ऐसा मोनार्की सिस्टम को हटाने के लिए फिर से रिवॉल्यूशन करेंगे, या ऐसा उन्होंने मन में बनाया। फोर्थ टॉपिक इज़ द रिवॉल्यूशनरीज। ड्यूरिंग 1815 हमने देखा कि नेपोलियन हार चुका था ब्रिटेन, पर्शिया, रशिया और ऑस्ट्रिया से।
1815 में नेपोलियन यूरोपियन पावर से हार चुका था और वो यूरोपियन पावर में प्रूशिया, ब्रिटेन, रसिया और ऑस्ट्रिया इन्वॉल्व था। तो ये नेपोलियन के हारने के बाद ये यूरोपियन पावर कंजर्वेटिज्म पीरियड को लाया और कंजर्वेटिज्म पीरियड में नेपोलियन के पहले जो भी मोनार्की सिस्टम था वो सभी को पावर्स को रिस्टोर कर दिया और उसके बाद उसे डर था कि उसके खिलाफ कोई रिवॉल्यूशनरीज रिवॉल्व ना करे। इससे बचने के लिए उसने यूरोपियन पावर ने अपने अगेंस्ट होने वाले को या फिर अपने दुश्मनों को मारने पीटने लगा और फिर सारे लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड हो गए। कुछ रिवॉल्यूशनरीज के ग्रुप ने मिलकर एक सीक्रेट सोसाइटीज़ को फॉर्म किया और इसमें वो सारे रिवॉल्यूशनरीज को ट्रेन करते थे यूरोपियन से कैसे लड़ना है, उसके खिलाफ कैसे आवाज़ उठाना है और सभी लोगों में एक न्यू आइडिया स्प्रेड कर रहे थे। रिवॉल्यूशनरीज जो थे वो अपोज करते थे वियना कांग्रेस के में जो भी मोनार्की सिस्टम था, जो भी फॉर्म हुआ था, उसे हटाना चाह रहे थे और वो अपने आज़ादी के लिए, लिबर्टी के लिए लड़ रहे थे। इसी में से एक रिवॉल्यूशनरीज का नाम था गुसेपी मैज़िनी। गुसेपी मैज़िनी ये इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे। इनका जन्म जेनोआ में हुआ था 1807 में। जेनोआ इटली का एक पार्ट है। वो मेंबर बने थे सीक्रेट सोसाइटी के जब वो बस 24 साल के थे। गुसेपी मैज़िनी ने इटली के यूनिफिकेशन का सबसे पहले काम किया। ये चाहते थे कि हमारा कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री बने, ना कि मोनार्की। 1831 में इन्होंने ल्यूगेरिया नाम के कंट्री में रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। तो उसमें वो क्या हुआ, गुसेपी मैज़िनी हार गए, जिसके कारण उन्हें एक्साइल कर दिया गया। एक्साइल मीन्स होता है देश निकाली। उस वक्त वो सिर्फ 24 ईयर के थे, लेकिन गुसेप मैज़िनी हार नहीं माने। वो फिर भी रिवॉल्ट करते रहे और उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म किया। पहला सीक्रेट सोसाइटी उन्होंने फॉर्म किया था यंग इटली, जो कि मार्सेलिस में है, और दूसरा यंग यूरोप, जो कि बर्न में है। बर्न स्विट्ज़रलैंड में है। इससे क्या हुआ कि गुसेप मैज़िनी से सभी इंस्पायर्ड होकर, जैसे कि पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट इंस्पायर्ड होकर इन लोगों ने भी मिलकर सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करना शुरू कर दिया। सीक्रेट सोसाइटी में सारे रिवॉल्यूशनरीज थे। तो रिवॉल्यूशनरीज का बेसिक एम होता था कि वो अपोज करे मोनार्की सिस्टम को। तो सभी ले देकर साथ हो जाते थे, सभी मोनार्की सिस्टम के खिलाफ थे। गुसेप मैज़िनी का मानना ये था कि गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। उनका मानना था कि भगवान के इच्छा के अनुसार हमें अपने देश को टुकड़ों में नहीं बांटकर एक यूनिफिकेशन में रखना चाहिए, मतलब एक यूनिटी रहना चाहिए हमारे देश में, जो कि नहीं था। और ख़ासकर वो अपने देश के बारे में ऐसा ज़्यादा सोचते थे उनका देश क्या था, कौन सा था, इटली। और इसी थॉट को माइंड में रखते हुए गुसेप मैज़िनी ने इटली को यूनिफाइड करने का चाहा और इसीलिए उन्होंने जगह जगह रिवॉल्यूशन किया, हर जगह। से हम कह सकते हैं कि गुसेप मैज़िनी का रोल रिवॉल्यूशनरीज़ के नाम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसी में ड्यूक मेटरनिक, जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे और वो कांग्रेस चांसलर थे वियना के, उनका कहना था कि ही वॉज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। जो गुसेप मैज़िनी है वो हमारे सोसाइटी का बहुत बड़ा दुश्मन है। हमारे सोसाइटी मीन्स मोनार्की सिस्टम का, जो ड्यूक मेटरनिक ने ऐसा कहा। And here there is the end of second topic. Now I will start my third topic, the age of revolution 1830 to 1848, in my third video lecture. Thank you.